Bismillahirrahmanirrahim. Today our presentation topic is agile estimation techniques. Next, these are our team members: Muhammad Saadullah, Muhammad Saad Hussain, myself Abdul Wase, Ghulam Jilani. Next, these are the contents which we discuss in our presentation. What is estimation in agile? Three main levels of agile estimations. Why we estimate in agile? How to use estimate task in agile? Agile estimation techniques. Story points in agile estimations, principle of agile estimations, estimation templates in agile development project, advantage and disadvantage of agile estimations, conclusion. Next, what is estimations in agile? बेसिकली एजाइल एस्टिमेशन जो है वो एक मेजरिंग मेथड है कि कितना टाइम लेगा एक टास्क कंप्लीट होने में जो यूजर स्टोरी अपनी बता रहा है उसके मुताबिक जो उसके टास्क हैं वो कितना एक टाइम लेंगे कंप्लीट होने में उसकी एक मेजरेबल फॉर्म में बताता है कि उसका एस्टिमेट कितना कितना टाइम एस्टिमेट होगा क्या क्या टास्क प्रोवाइड होंगे किस तरह कौन सी मेमोरी को प्रोवाइड होगा ये एस्टिमेट जाइल एस्टिमेशन जो है ये डिफरेंट लेवल पे बहुत क्रूशियल होती है इसको करना लाजमी होता है क्योंकि बहुत से लेवल पे प्रॉब्लम फेस हो सकती है जैसे कि प्लानिंग में मैनेजमेंट वगैरह में उसके बाद ये प्रॉपर जो है इसको हम करते हैं प्रॉपर प्लानिंग होती है इसकी मैनेजमेंट होती है एस्टिमेशन टूल्स एफर्ट्स के फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी टेस्टिंग होती है कि जो मतलब जो कस्टमर की नीड है वो इसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा उसके लिए जाइल एस्टिमेशन जो होती है वो ज़रूरी होती है उसके बाद अगर जाइल एस्टिमेशन को हम नहीं करेंगे इसको हम इग्नोर करेंगे तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी मैनेजमेंट नहीं होगी हमारी और जो यूजर की डिमांड होगी उसके मुताबिक उसको प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होगा और वो अनसेटिस्फाइड होगा हमारे नेक्स्ट थ्री मेन लेवल्स ऑफ एजाइल एस्टिमेशंस फर्स्ट लेवल जो है वो है प्रोजेक्ट और प्रपोजल लेवल इसमें क्या है कि जो यूजर आपके पास आता है फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट लेके आता है कोई सॉफ्टवेयर कंपनी और उसके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो एक प्रपोजल लेवल पे होता है वो अपनी यूजर बताता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है इसमें इस टाइप की फील्ड्स होनी चाहिए इस तरह का फॉर्म होना चाहिए मेरे पास इसमें इस तरह का कोई कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो आपको स्टोरी एक बता रहा होता है उसके बाद जो यूजर स्प्रिंट लेवल में क्या होता है कि यूजर जो स्टोरी आपको बता रहा होता है उसको हम ब्लॉक कर लेते हैं उसको हम ब्रेक करते हैं उसके बाद उसको हम मल्टीपल टास्क में उसको कर लेते हैं कि अगर मतलब उसने तो स्टोरीज बता दी लेकिन हम उसको डिफरेंट टास्क में कर लेते हैं कि ये फॉर्म इस तरह ये एक अलग टास्क में आ जाएगा और अगर कोई डिफरेंट मतलब कोई फॉर्म है वो डिफरेंट टास्क में चला जाएगा इस तरह के और फिर उसके बाद उसका एस्टिमेशन और निकालते हैं कि कितना टाइम लेगा कि ये कंप्लीट होने में और इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है कितना एक कम्प्लेक्स होगा ये प्रोजेक्ट हमारे लिए उसके बाद फिर ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को दिया जाता है टास्क जो इसको कंप्लीट कर सके एट अ गिवन टाइम जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसके डेडलाइन के मुताबिक उसके बाद रिलीज लेवल आता है रिलीज लेवल में हमारे पास ये है कि जो स्टोरी पॉइंट यूजर ने बताए होते हैं उसके मुताबिक उसको डिलीवर करते हैं और फिर वो जो होते हैं स्टोरी पॉइंट्स वो जब उसको डिफाइन करता है तो ऑर्डर के टाइम उसको बताया जाता है और फिर प्योरिटीज में इसमें प्योरिटीज भी सेट हो सकती हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई टास्क है वो हम पहले भी कर सकते हैं उसको प्योरिटी लेवल पे दे सकते हैं कि ये टास्क इम्पोर्टेंट है इसका पहले होना लाजमी है और दूसरे टास्क को उसको फिर बाद में भी कर सकते हैं यानी कि इसमें प्योरिटाइज कर सकते हैं टास्क को आप जो आपने पहले करना और जो आपने बाद में करना उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन इसकी कैलकुलेट होती है वो बजट हम इसका निकालते हैं कि क्या बजट होगा इस प्रोजेक्ट का और बजट निकालना बहुत ज़रूरी होता है जब क्योंकि अगर बजट नहीं होगा तो पता नहीं होगा मतलब कितना एक टाइम इस पे लगेगा क्या एस्टिमेट होगा इसका कितना मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की फुलफिल हो रही है या नहीं नेक्स्ट वाई वी यूज एस्टिमेट इन एजाइल बेसिकली ये एक हेल्प करता है मतलब कि कितना काम रिक्वायर्ड है क्या कौन कौन से पार्ट्स होंगे इसके कौन कौन से टास्क होंगे कितने टाइम में कौन सा टास्क कंप्लीट हो जाएगा कितना टाइम लगेगा कितना टाइम नहीं लगेगा और ये एक बेटर प्लान प्रोजेक्ट होता है जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं अगर कोई किसी में एजाइल एस्टिमेट नहीं यूज करे आप और उसके मुताबिक इसको और किसी प्रोजेक्ट में आप यूज करें तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये एक बेटर प्लान प्रोजेक्ट होता है मतलब कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाइड कर लेता है ये तो जिससे अगर आपने एजाइल एस्टिमेट टेक्निक यूज की हो
उसके बाद इसमें रिसोर्स एलोकेशंस होती हैं, मतलब डिफरेंट रिसोर्सेज यूज हो सकती हैं, आप रिसोर्स यूज कर सकते हैं इसमें। मतलब इनको कौन सा टास्क कौन परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म होगा, वो डिसाइड कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं टास्क को कि कौन सा टास्क पहले होना चाहिए और कौन सा बाद में होना चाहिए। टू हेल्प इन प्रोजेक्ट कोटेशंस होती हैं इसमें। और उसके बाद इसमें बाय स्प्लिटिंग बैकलॉग आइटम्स इनटू स्मॉल डिस्क्रीट टास्क, तो स्मॉल डिस्क्रीट टास्क में इसको आप कर सकते हैं एस्टिमेशन ऐसे प्रोजेक्ट को, टास्क जो होते हैं इसके। उसके बाद एस्टिमेटिंग एस्टिमेटिंग देन ड्यूरिंग स्प्रिंट प्लानिंग होती है। टीम इज बेटर एबल टू एक्सेस द वर्कलोड, कि कौन सी टीम के कितना एक वर्कलोड बर्दाश्त कर सकती है, कि उसके मुताबिक उसकी एस्टिमेशन एजाइल निकाल सकती है। नेक्स्ट, हाउ टू यूज एस्टिमेट टास्क इन एजाइल। टास्क आर एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ, मतलब इसमें यही है कि आप उसके एस्टिमेटेड और निकाल सकते हैं कि कितना टाइम उसको लगेगा कंप्लीट होने में, अकॉर्डिंग टू यूजर स्टोरीज। उसके जो टास्क है, स्टोरीज की जो यूजर स्टोरी बताता है, उसके बाद आप उसको टास्क में डिवाइड कर लेते हैं, उस टास्क के मुताबिक उसका टाइम निकाला जाता है, उसका एस्टिमेट निकाला जाता है कि कितना एक टाइम इसको रिक्वायर्ड होगा कंप्लीट होने में एक टास्क को। तो इसमें बॉटम अप अप्रोच यूज की जाती है टास्क एस्टिमेटर में, ताकि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ब्रोकन डाउन इनटू लेवल्स एक्टिविटीज हो, और ईच एक्टिविटीज असाइन एस्टिमेटेड और हो। टीम मेंबर्स पिक अप द स्टोरीज, यूजर स्टोरीज, टीम मेंबर्स के पास यूजर स्टोरीज होती हैं, और उसके बाद वो एक्चुअल एफर्ट उसके करते हैं और टाइम निकालते हैं कि कितना टाइम, कितने दिन इसको लग सकते हैं कंप्लीट होने में। और उसके बाद अगर कोई डिसएग्रीमेंट है, कोई एग्री नहीं करता उस एस्टिमेट से, तो वो टीम मेंबर जो है वो उसको कंसिक्वेंस कर सकता है, डिस्कस कर सकता है किसी और के साथ। तो फिर उसके अगर इसमें ये होता है कि अगर एक टास्क जो है अगर वो मोर देन 6 आवर्स है, तो उसको हम दो टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टी स्प्लिट्स कर सकते हैं इनटू स्मॉलर टास्क। मतलब अगर एक टास्क है वो 6 आवर्स ले रहा है, तो उसको स्मॉलर आवर्स में जो है हम स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है कि अगर दो टास्क हैं और वो लेस देन 2 आवर्स हैं, तो उनको हम कंबाइन कर लेते हैं आपस में, और उनको एक एक न्यू फॉर्म दे देते हैं, एक न्यू टास्क आ जाता है, एक न्यू टास्क बन जाता है। There are 9 agile estimating techniques. Planning focus, bucket system, big, uncertain, small, NTFB, NFC, one sprint, dot voting, T-shirt sizes, affinity grouping, and ordering protocol divide until maximum size or less. प्लानिंग पोकर एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर टीम मेंबर्स को कार्ड्स दिए जाते हैं, और प्रोडक्ट जो ऑनर होता है वो आइटम्स की एस्टिमेशन को एक्सप्लेन करता है। फिर हर टीम मेंबर जो कार्ड के मुताबिक अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और शो करता है। अगर एट द सेम टाइम सब टीम मेंबर एक सेम टाइम पे शो करते हैं अपने कार्ड, अगर टीम मेंबर का कार्ड सेम होता है तो वो आइटम को जो बारे में जो चीज़ होती है, जो डिस्कशन होती है वो सही होती है, फिर उस पर डिस्कस भी किया जाता है। अगर तो वो वैल्यूएटेड कहला दिया जाता है। अगर तो एटम जो एटम के मुताबिक जो कार्ड सेम ना हो, तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है टीम से कोलैबोरेशंस के साथ, और साथ में उसको एस्टिमेट दोबारा किया जाता है। ये जो सारा प्लानिंग पोकर का जो प्रोसेस है, ये अंटिल उस वक्त तक चलता रहता है जब तक सारे आइटम की एस्टिमेशन कंप्लीट करनी न जाए। और प्लानिंग पोकर आजकल की प्रोजेक्ट की आइटम्स को एस्टिमेशन के ज़्यादा की जाती है, प्लानिंग पोकर ये टेक्निक ज़्यादा यूज़ की जाती है आजकल इंडस्ट्री में। द बकेट सिस्टम द बकेट सिस्टम एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी डन कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एंड मीडियम ग्रुप ऑफ पीपल। और बकेट सिस्टम की मदद से एक क्वालिटीज और सूटेबल एस्टिमेट किया जाता है आइटम्स को। ये इतनी तेज़ी से किया जाता है कि कपल हंड्रेड ऑफ आइटम्स को डन किया जाता है शॉर्ट टाइम पे, कपल ऑफ हॉर्स में कंप्लीट किया जाता है। वो किसकी मदद से? लोगों की कोलैबोरेशंस की मदद से, और ये टीम की ग्रुप की रफली पार्टिसिपेशन जो कि इक्वली होती है, उनकी मदद से कंप्लीट किया जाता है। और इसकी जो रिजल्ट होता है कभी भी वो रिलेटिव नहीं एस्टिमेट किया जाता है, और ये कभी भी ट्रेस नहीं किया, ये कभी भी इंडिविजुअली इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। ये ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रुप की एस्टिमेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी इंडिविजुअली इसके ऊपर ट्रेस नहीं किया जा सकता कि किसने एस्टिमेट किया किसने एस्टिमेट नहीं किया, ये ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जिसकी वजह से स्टेक होल्डर्स को भी पता चल रहा होता है कि उसकी जो एस्टिमेशन की जा रही है प्रोजेक्ट की मुताबिक प्रोजेक्ट में, उसकी कितनी वैल्यू और कितनी डेप्थ है।
थर्ड टेक्निक ये है कि लार्ज और जो इसको बिग भी कहा जाता है, अनसर्टेन स्मॉल। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि आइटम्स को इन तीन तीन कैटेगरीज में से किसी में भी रखा जाता है, और फिर और टीम्स पे डिस्कस करती है डिफरेंट आइटम्स को टुगेदर। फिर अगर उनको डिस्कस करते वक्त कोई मसला आता है तो फिर उनको डिवाइड एंड कंक्योर के मुताबिक उनको डिवाइड किया जाता है, और फिर आइटम्स जो रिमेनिंग आइटम है फिर उनके ऊपर फोकस किया जाता है। ये भी एक बकेट सिस्टम की तरह ही है, क्योंकि जिसके अंदर डिवाइड एंड कंक्योर के स्टेप्स को फॉलो करते हुए रिमेनिंग आइटम्स के बारे में पता चलता है डिवाइड करने के बाद, और उनके ऊपर डिस्कशन की जाती है और स्केल के मुताबिक उनको सेट किया जाता है। और ये आइटम्स को ये स्टेप बाय स्टेप डिवाइड एंड कंक्योर के फॉलो करते हुए तो हर आइटम्स के बारे में इसको समझा भी जा सकता है। फोर्थ टेक्निक ये है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि एक सिमिलर ही है बिग अनसर्टेन एंड स्मॉल की तरह, बट जिसके इसके अंदर तीन कैटेगरीज में से किसी एक के अंदर रखा जाता है, और वो ये है लार्ज अनसर्टेन एंड स्मॉल। और TFP जो कि टू थिंक बिग है और वन स्प्रिंट है एंड नो थिंक क्लू। ये लार्ज नंबर ऑफ आइटम को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर सॉल्व किया जाता है, बट टीम की कोलैबोरेशन के साथ रफली इक्वली पार्टिसिपेट किया जाता है। और जो इस टीम आइटम्स के बारे में जानता है, हर पीपल जो उसको ये राइट होता है कि उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, इक्वली उसका राइट्स होता है और उसके अंदर उसका एस्टिमेट करे। और ये कभी भी इंडिविजुअली इसके ट्रेसिंग और इसकी एस्टिमेटेड पॉसिबल नहीं होती। ये हमेशा ग्रुप की कोलैबोरेशन और उनकी अकाउंटेबिलिटी को जज करते हुए इसकी एस्टिमेट की जाती है। अगर कोई एस्टिमेट रॉन्ग होती है तो ये डिपेंड ये वन ये किसी को नहीं पता कि किस बंदे ने ये रॉन्ग एस्टिमेशन दी है, और ये ना ही आप वन पर्सन के ऊपर डिपेंड कर सकती है। ये पूरी टीम के ऊपर ब्लेम किया जा सकता है, वन पर्सन के ऊपर ब्लेम नहीं किया जा सकता इस टेक्निक के अंदर। डॉट वोटिंग डॉट वोटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर प्रोडक्ट बैकलॉग को हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी स्टोरीज को जज किया जा सकता है, और फॉरवर्ड लाया जा सकता है इम्पोर्टेंट स्टोरीज को कि किसको फोकस करना चाहिए कितनी जल्दी। और प्रोडक्ट जो ऑनर होता है वो स्टोरेज को डिफाइन कर देता है वॉल के ऊपर। फिर हर टीम मेंबर को 4 to 5 डॉट्स की इन द फॉर्म ऑफ मार्कर्स अलाउ होता है, और फिर हर टीम मेंबर अपनी सजेशंस के मुताबिक आइटम्स के ऊपर जो वॉल पे लगे होते हैं उनको मार्क आउट करता है। बट ये कीप इन माइंड होता है कि हर स्टोरीज को एक एस्टिमेटेड लिमिटेड डॉट्स अवेलेबल होते हैं। फिर प्रोडक्ट ऑनर उनमें से सबसे हाईएस्ट डॉट वाले को उठाता है और लोएस्ट डॉट वाले को उठाता है। फिर उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है कि कितनी हाईएस्ट क्यों किया गया और लोएस्ट क्यों किया गया उन आइटम्स के ऊपर, जिसको और किसको हमने हाई प्रायोरिटी पे वर्कआउट करना है कितनी हमने, और किसको हमने बाद में हम इजीली सॉल्व आउट भी कर सकते हैं लोएस्ट प्रायोरिटी पे। टी शर्ट साइजिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम जो कि अनकॉन्शियसली जो एक एपिक सिचुएशन होती है जो कि उसको सॉल्व करना है, और इसकी मदद से हम एक प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन को आइटम की एस्टिमेशन को रफली जज किया जा सकता है, उसके एस्टिमेट रफली एस्टिमेट किया जा सकता है। ये भी टीम की कोलैबोरेशन और ओपन एस्टिमेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर जो इस टेक्निक को फॉलो करते हुए डिफरेंट टेक्निक्स की कार्ड को की मदद से किया जा सकता है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज, और इसको नंबर्स भी दिए जा सकते हैं। फिर टीम मेंबर इनमें से एक कार्ड पिक करता है और अपने अपनी सजेशंस के मुताबिक उन कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं। और जो अगर जिसकी एग्जांपल्स आगे एक्सप्लेन की गई है, और ये हमेशा हमेशा ये जो टेक्निक है टीम की कोलैबोरेशन की डिस्कशन के ऊपर ही डिस्कस किया जाता है, और ये ओपन डिस्कशन होती है। और इसकी मदद से ना जो प्रोजेक्ट के आइटम की जो एस्टिमेशन होती है वो रफली और बहुत जल्दी हो जाती है। ये एग्जांपल ये है कि कार्ड लिए गए हैं, टीम मेंबर्स ने उनको आपस में अपने चूज़ कर लिया गया, प्रोडक्ट ऑनर उनको अपने आइटम को एक्सप्लेन करता है, फिर टीम मेंबर कार्ड को चूज़ करता है, फिर रिप्रेजेंट करता है, एट द सेम टाइम शोज करता है। जो सेम कार्ड होते हैं तो उस आइटम को वैल्यू हाई प्रायोरिटी दी जाती है, जो सेम नहीं होते हैं उनको गेन किया जाता है। वो जैसे कि एक्स्ट्रा स्मॉल को गेन किया जाता है, अगर एक्स्ट्रा स्मॉल को छोड़ के एक्स्ट्रा लार्ज पे अगर फोकस है तो एक्स्ट्रा लार्ज को फोकस किया जाता है क्यों किया गया है। और अगर स्मॉल, मीडियम और लार्ज इन दोनों में से लार्ज को फोकस किया जाता है। ये तब तक कार्ड की एस्टिमेशन चलती रहती है जब तक मैपिंग टी शर्ट की साइजिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। और ये मैपिंग इस बिहाफ पे है कि कितने नंबर्स कितने
स्मॉल को दिए गए हैं, कितने लार्ज को दिए गए हैं, कितने एक्स्ट्रा लार्ज को दिए गए हैं, कितने एक्स्ट्रा स्मॉल को दिए गए हैं। ये टोटली डिपेंड करता है और ये उस वक्त तक हो जाता है जब तक प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन फिनिश ना हो जाए और एवरेज में निकाली जा सके। एफिनिटी ग्रुप ये होता है कि फर्स्ट आइटम जिसके साइज डिफाइन करके उसको वॉल पे डिपेंड कर दिया है, वॉल रीड करके वॉल पे पोस्ट कर दिया जाता है। फिर सेकंड को रीड किया जाता है, फिर चेक किया जाता है कि अगर उसके पहले वाले से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर ज़्यादा है तो उसको लार्ज को राइट साइड पे रखा जाता है, लेफ्ट स्मॉलर को लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। फिर थर्ड को रीड किया जाता है, उसको स्मॉलर है तो उसको लेफ्ट साइड पे रखा जाता है, लार्ज है तो राइट साइड पे रखा जाता है। इस तरह की प्रॉपर जो आइटम्स होते हैं प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली सेट किए जाते हैं और ये कंट्रोल तब तक चलता रहता है जब तक आइटम्स के रिमाइंडर आते रहते हैं प्रोजेक्ट के। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल एक ऐसा टेक्निक है जो कि एक्सपर्ट स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट इसको राय अमल तक ला सकते हैं और आइटम्स को इन ऑर्डर में रैंडम ऑर्डर में रखा जाता है, स्केल लेवल फ्रॉम लो टू हाई। Every participant is being asked to move one atom on the scale, and each move is just one spot lower or one spot higher or pass the turn। या तो वो हाई कर सकता है या लो कर सकता है और अपनी टर्न को पास कर देता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक कोई आइटम्स की ना लो हो सके ना हाई हो सके ना ही कोई टर्न पास हो सके, जिसकी मदद से एक ग्रेन साइज एस्टिमेट फौरन निकल आता है और ये हमेशा डन किया जा सकता है। कोलैबोरेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप और वो ग्रुप का एक्सपर्ट होना भी लाजिम होता है। डिवाइड एंटल मैक्सिमम साइज और लेस, एक साइज आइटम का डिसाइड कर दिया जाता है और फिर उसके बाद दूसरे आइटम्स को लाया जाता है, फिर चेक किया जाता है कि दूसरे आइटम्स के अंदर वो साइज उनकी क्या दिए गए हैं या लेस है, साइज है या लेस है। अगर वो आइटम का साइज मैक्सिमम है, उस बड़ा है जो डिसाइड किया गया है, तो उसको सब आइटम में डिवाइड किया जाता है और फिर डिवाइड करके फिर सब आइटम्स को कंटिन्यू किया जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक आइटम्स को रेंज नहीं कंप्लीट हो जाती। My name is Sulam Jalani. Story point in Agile. Story point is relative measure of effort. A story point is a matrix used in Agile estimating project and development to estimate the difficulty of implementing a given user story, which is an abstract measure of effort required to implement it. In simple terms, a story point is a number that tells the team about the difficulty level of the story. Difficulty could be related to complexity, risk, and efforts involved. Story point estimation is a comparative analysis to roughly estimate the product backlog items with relative sizing. The team members for estimating user stories include product owner, scrum master, developer, tester, and stakeholder. How long a user story will take effort influenced by complexity, risk, volume of work, etc. There are various ways to estimate agile project. One way is by using so-called story points. Well, this type of estimation might not be easiest. Estimating with a story point in agile offers benefits to both project developer and clients. The story point approach uses historical data to compare features of one project to features of a previous similar project to generate precise estimation. The grays in the image, the grays in the image left is a bit different size and has unique attributes, just like features in a software development project. Imagine there were no way to measure the size of a circle. Walk through each step of estimation process with the story point. Step one, identify a basic story. Story point in Agile are a complex that uh, include three elements: risk, complexity, and repetition. To find our basic story, we search for one elementary task that corresponds to internal standards of definition of done for user stories and assign it one story point. This will be the this will be the base story. Step two, create a matrix for estimation. There are two types of scales used for creating estimation matrices. There are the linear scale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and a Platonic sequence numbers 0.5, 1, 2,
3, 5, 8, 13, and so on. When estimating using Faviconic sequence number, we create a matrix with rows for each sequence number and their associated stories. Then we gather all our stories and start classifying them into rows, comparing the stories to each other and to other completed stories. And notice that our basic story is already in this matrix in the first row with the volume of one story point. Walk through which step of estimating process is story point. Step 3, implementation with agile estimating technique. For example, planning occur by the end of applying technique. We have find out the whole matrix. Our tasks are divided into rows by the number of stories point needed to implement them. Finally, we place each backlog item in the appropriate rows. There can be several stories in one row. Step 4, creating a matrix for estimation. Now that we have a size estimate, you may be wondering how we convert this size into Manhunt estimate. Unfortunately, we cannot do this until the first sprint is completed. Well, the first sprint is in progress. We can track the team velocity. As soon as the spread is finished, we will know how many story point a team can complete per separate. We use these numbers to forecast the team's performance for the next sprint. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा टॉपिक है एस्टिमेशन टेम्पलेट इन एजाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एजाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सबसे पहले एजाइल प्रोजेक्ट प्लान टेम्पलेट आता है, जिसमें हाई लेवल व्यू रिक्वायर्ड होता है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड टाइम बताता है, जो भी हमारी फीचर्स होते हैं रिक्वायरमेंट्स के फीचर्स उनको कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो बताता है और उनका स्टेटस बताता है। इसके अलावा इसमें हम अपने स्पेसिफिक पर्सन्स को स्पेसिफिक टास्क असाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है एजाइल रिलीज प्लान टेम्पलेट, जिसके अंदर उसकी रिलीज डेट्स बताते हैं टास्क की कि वो उसके एक्सपेक्टेड रिलीज डेट्स क्या हैं, और उसका स्टेटस साथ साथ भी बताया जाता है कि वो किस स्प्रिंट में काम हो रहा है, उस पर वो भी सारी डिटेल्स उसमें प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद है एजाइल प्रोडक्ट बैकलॉग टेम्पलेट। इसके अंदर इसका पूरा बैकलॉग प्रोजेक्ट का बताया जाता है, प्रोडक्ट का बताया जाता है जो भी इस प्रोजेक्ट में चाहिए। इसके अलावा डिटेल्स बताई जाती हैं टास्क की, इसमें टास्क की डिटेल दी जाती हैं, उस स्प्रिंट में किस स्प्रिंट में काम कर रहा है, उसकी स्टेटस और प्रायोरिटी और स्टोरी पॉइंट्स के साथ। और इसके अलावा ये भी कि अगर कोई स्प्रिंट अनसाइंड है, कोई टास्क अनसाइंड है किसी स्प्रिंट को, या उसमें कोई चीज़ें ऐड करनी है, कोई उसमें से कोई डिफेक्ट रिमूव करना है, तो भी बताया जाता है सब। इसके बाद है एजाइल स्प्रिंट बैकलॉग टेम्पलेट। एजाइल स्प्रिंट बैकलॉग टेम्पलेट के अंदर यूज़र के स्टोरेज की तफसीलात जो कि बैकलॉग में मेंशन है पर्टिकुलर स्प्रिंट के मुताबिक वो उसको बताई जाती है। इसके अलावा स्टोरी पॉइंट्स जो कि असाइंड हैं यूज़र को, जो भी स्टोरीज टास्क असाइन है उनके बारे में उसके स्टोरी पॉइंट्स बताए जाते हैं और उसके टास्क किस तरह डिवाइड किए गए हैं डिफरेंट पार्ट्स में, उसको वो सारी डिटेल्स दी जाती हैं। इसके अलावा करस्पॉन्डिंग टास्क के स्टेटस और उसके ऊपर डेली बेसिस पे क्या काम किया जा रहा है वो भी सारी तफसीलात इसमें दी जाती हैं। इसके बाद एजाइल टेस्ट प्लान टेम्पलेट है, जिसके अंदर ये इस पूरे सिनेरियो को किस तरह टेस्ट करना है उसके लिए उसको सब सिनेरियोज में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा सब सिनेरियोज की डिटेल्स कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, उसके स्टेटस वगैरह ये चीज़ें शेयर की जाती हैं। इसके अलावा इसकी बाकी तफसीलात जिस तरह उसका प्रोजेक्ट का नाम, कंपैटिबल ब्राउज़र,
वेरिएंट ऑफ एप्लीकेशन अंडर टेस्ट केस आईडी वगैरह इस तरह की सारी डिटेल्स उसमें मेंशन होती हैं टेम्पलेट के अंदर। इसके बाद आता है एजाइल यूज़र स्टोरी टेम्पलेट। एजाइल यूज़र स्टोरी टेम्पलेट के अंदर जो वो स्पेसिफिक डिटेल दी जाती हैं यूज़र के को जैसा कि उसके में उसके टेस्टिंग के लिए क्या क्या रूल्स दिए जाएंगे। एजाइल यूज़र स्टोरी टेम्पलेट के अंदर इसको किसी फंक्शन को टेस्ट करने के लिए क्या रोल्स किन रोल्स की ज़रूरत है, इसके अलावा उसमें क्या प्री रिक्वायरमेंट्स हैं हो तो उसके अलावा बाद उसकी क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स आती हैं, सारी डिटेल्स इसमें मेंशन होती है। इसके बाद आता है एजाइल रोड मैप टेम्पलेट जिसके अंदर इसमें इसके प्रोजेक्ट की क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन पर प्रोजेक्ट जा रहा है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसकी डिटेल्स दी जाती हैं। इसके अलावा ये हेल्प करता है आपको कि आप कंपनी से एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, क्या एक्सपेक्टेशंस आप कंपनी से रख सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू मिलता है कि प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितना प्रोजेक्ट हो गया, कितना रह गया, इसकी डिटेल्स उसकी प्रोग्रेस प्रोजेक्ट की नीचे शेयर हो सकती है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एजाइल एस्टिमेटिंग टेक्निक के अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके एडवांटेजेस ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्रोजेक्ट को, उसकी अडोप्टेशन अच्छी हो जाती है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से किया जाता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी लाई जाती है, डिस्कशन करने से लोगों के आइडियाज़ को समझ लाया जा सकता है, उसके अंदर एक एक्सपर्ट ओपिनियंस की मदद से उसको एक नई शक्ल दी जा सकती है और ये मार्केट के टाइम के मुताबिक उसको सॉल्व किया जा सकता है और इसके ऊपर कॉस्ट भी कम लगती है और जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव की जा सकती है, जिसकी मदद से कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो अच्छी होती है। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जब अच्छी होती है तो एम्प्लॉय भी की सेटिस्फेक्शन है वो भी बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है और जिसकी वजह से काम अच्छे होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रमोशंस भी अच्छी होती है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि टीम का ट्रेनिंग होना लाजमी है और स्किल्ड होना लाजमी है। अगर स्किल्ड और ट्रेन नहीं होगी तो प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से एस्टिमेट नहीं किया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन भी फॉल होगी और वर्क का लोड भी बढ़ेगा और वर्क भी कंट्रोल नहीं किया जाएगा और जब और प्रोजेक्ट की जब इंडिकेशन होगी तो ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा। कंक्लूजन ये किया जा सकता है कि एजाइल एस्टिमेटिंग जो टेक्निक्स हैं ये अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके एक प्रॉपर डायरेक्शन बताती है, उसकी प्लानिंग बता देती है, उसकी मैनेजमेंट किस तरीके से की जा सकती है उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है और फ्यूचर में इसको किस तरह कंट्रोल करना है वो भी स्टेप बाय स्टेप और इसकी डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से आप प्रोजेक्ट की एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं और सोल पर्पस ये है कि आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि हमने कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद करना है, मैक्सिमम प्रायोरिटीज कितनी है और मिनिमम प्रायोरिटीज कितनी है और इसकी मदद से आप एक बैकलॉग सेट कर सकते हैं प्रोडक्ट का और उस बैकलॉग की मदद से आप प्रोजेक्ट की बजट भी कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।